नमस्कार। ये मैंने आपके लिए कुछ न्यूज़पेपर की कलेक्शन की है, जिसमें खासकर ज्योग्राफी और करंट अफेयर, ठीक है, जीके के क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे। ये वीडियो केवल वही व्यक्ति या विद्यार्थी देख सकते हैं जो चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो वेदर कंडीशन होती हैं या क्लाइमेट होता है या WD वेस्टर्न डिस्टरबेंस, रेनफॉल क्या है, टेम्परेचर कैसे प्लस होते हैं या हेल स्टोन कैसे गिरते हैं, इस टाइप्स के जो वेदर फिनोमिनाज हैं उनको सीखना और समझना चाहते हैं और जीके के माध्यम से वो करंट अफेयर्स को कवर करना चाहते हैं। तो वो सभी विद्यार्थी साथ बने रहें और वो अंत तक इसको देखेंगे तो आपको मैं सिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ के अपना जो करंट अफेयर है और अपना सिलेबस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पिछले 24 घंटे में यदि हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो वो सबसे गर्म शहर रहा था इंडिया में उत्तर प्रदेश का बांदा शहर, जहाँ पर तापमान 46 डिग्री सेल्सियस चढ़ गया। इसी प्रकार से पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में अत्यधिक भारी बारिश हुई, ठीक है, 21 सेंटीमीटर लास्ट 24 आवर्स में। तो अब इन दो खबरों से ही आप देख सकते हैं कि भारत में ही थोड़ी सी दूरी पर ही दो अलग अलग वेदर कंडीशन हुई। इसी प्रकार तीसरी जो इवेंट हुई है वो है कर्नाटका के बेंगलुरु में, जहां पर तूफान और भारी बारिश के साथ ओले गिरे यानी हेल स्टोन आए और कई जगह पर तो बर्फ़ की चादर की तरह दरसा हो गए। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ ये छत पर ओले वृष्टि हैं और ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं ये सब यहाँ पर हेल स्टोन है, ठीक है। तो ओलावृष्टि हुई है। तो इसी प्रकार अब यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि ऐसे मौसमी हालात क्यों बने हैं। तो इसको बोलते हैं मौसम सिस्टम, वेदर सिस्टम इसको कहा जाता है। और इस टाइम देश में कई वेदर सिस्टम एक साथ एक्टिवेट हुए हैं, यानी उत्तर पश्चिम भारत नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मेडिटेरेनियन सी से भारत की ओर आते हैं, ये विंटर में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन इस टाइम भी ये इफ़ेक्टिव हैं। और इसी प्रकार ये तो हो गया उत्तर पश्चिम भारत की बात। उत्तर से पूर्व की ओर ट्रफ लाइन, अब ट्रफ लाइन ये भी एक जोग्राफिकल टर्म है, ये होती है एक्चुअल में लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो एक लो प्रेशर बेल्ट बनी हुई है जो बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी उसको लिए हुए हैं। अब ये तीनों मिलके यानी पश्चिमी विक्षोभ, ट्रफ लाइन और बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर, ये तीनों मिलकर पूरे भारत के मौसम को अस्थिर किए हुए हैं, ठीक है। जिसके कारण से जिन क्षेत्रों में नमी नहीं पहुंच रही है वहाँ पर ज़मीन अत्यधिक गर्म होने के कारण से हीट लो का मतलब कि जो गर्म वातावरण है वो बना हुआ है और ख़ासकर वो निचली वायुमंडल की निचली शर्तों में निचली जो सतह है उसमें बना हुआ है, जिसके कारण से लू की कंडीशन बनी हुई है। लू जो एक लोकल विंड होती हैं जो बहुत ही गर्म होती हैं। तो अब यहाँ पर ही आपने एक छोटे से इस आर्टिकल के माध्यम से ही कई सारे टॉपिक को आप यहाँ से कवर कर सकते हैं कि वेदर सिस्टम क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, कहाँ से आते हैं, ट्रफ लाइन क्या होती है, हमारा मौसम अस्थिर क्यों हो जाता है, और लो हीट या हीट लो क्या होती है, और लू क्या होती हैं और कहाँ ये चलती हैं। अब लू का संबंध होता है समर सीजन में और ख़ासकर ये उत्तर भारत के मैदानी भागों से जुड़ी हुई हैं जो गर्म हवाएं होती हैं। इसी प्रकार से वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है उसका क्या असर है, ये ठंडी और नम हवाओं का एक सिस्टम होता है जो भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में वहाँ से मॉइस्चर को लेकर आता है और जिसको जेट स्ट्रीम भारत की ओर ले आती हैं, जो 9 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर सरफेस से ऊंचाई पर चलती हैं, ठीक है। तो इसके कारण से ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब एरिया में स्नो गिरती रहती है खासकर विंटर में, और इस टाइम वहाँ पर बारिश की वजह है। मैदानी भागों में इसके कारण से आंधी और बारिश की वजह बनी हुई है, यानी इनके कारण से डस्ट स्टॉर्म्स यहाँ पर जनरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है जिससे टेम्परेचर हाई होता है, ऊपर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से उनको मॉइस्चर मिल जाता है, तो ये सारी कंडीशन जनरेट होती है। अचानक धूल भरी आंधियाँ आती हैं और हल्की फुल्की बारिश हो जाती।
नेक्स्ट आता है ट्रफ लाइन अहम क्यों। अब ट्रफ लाइन एक्चुअली में कम दबाव की पेटी होती है, यानी लो प्रेशर बेल्ट होती है, लो प्रेशर बेल्ट। जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है कन्वेक्शनल करंट के माध्यम से, तो उस एरिया का जो एयर प्रेशर है वो लो हो जाएगा। अब नम हवाओं के मिलने के कारण जो गर्म और नम हवाएं हैं वो मिलती हैं, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मॉइस्चर आ गया और खाड़ी यानी बंगाल की खाड़ी, वहाँ से नम हवाएं आ गई। तो इन दोनों के मिलने से उत्तर भारत के मैदानी भागों के कई राज्यों में अब आंधी, बारिश और ओलावृष्टि जैसी कंडीशन बनी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से आपने ये बातें सीखी। इसी प्रकार दूसरा आप देखेंगे कि भारत का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे वे होते हैं जिनको शहरों से दूर खुले जो खेत होते हैं वहाँ से जानबूझ के इनको निकाला जाता है, ताकि फ्यूचर के बात को ध्यान में रखा जा सके और सरकार को वहाँ पर जो ज़मीनें हैं वो थोड़ी सी सस्ती एक्वायर भी हो जाती हैं। तो भारत का सबसे लंबा, इस टाइम का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो चल गया है, जो शुरू हो गया है ट्रैफिक के लिए, वो है 594 किलोमीटर लंबा। ठीक है, इस पर 11 घंटे का सफ़र अब केवल 6 घंटे में हो जाएगा। और ये है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मेरठ को ये प्रयागराज, जहाँ पर संगम है गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, वहाँ तक जोड़ता है, यानी वेस्टर्न यूपी को ईस्टर्न यूपी। यहाँ है प्रयागराज और ये है मेरठ, भारत के उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के 12 ज़िलों से गुजरता है। और वैसे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, जो 1386 किलोमीटर लंबा है, जो 2027-28 में कंप्लीट होने की उम्मीद है। जबकि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये अब 2026 में ही शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जोड़ सकते हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड के 4 प्रमुख धाम किन को कहते हैं। अब ये जीके भी है और ज्योग्राफी भी है। यमुनोत्री, जहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री, जहाँ से गौमुख है, गंगा नदी का उद्गम होता है भागीरथी के रूप में। और केदारनाथ, ठीक है, जहाँ पर 2013 में GLOF ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड वो आई थी। ठीक है, और बद्रीनाथ। ठीक है, तो ये सब 4 धाम इनको कहा जाता है उत्तराखंड में। इसी प्रकार से यहाँ पर आप ये सब पंच केदार, पंच प्रयाग, पंच बद्री ये सीख सकते हैं। जोग्राफिकल खासकर टॉपिक आप इसमें से ये सीख सकते हैं कि उत्तराखंड के 5 प्रयाग कौन से हैं। देव प्रयाग, जो ऋषिकेश से आगे जब आप जाते हैं तो एक तरफ से भागीरथी नदी आ जाती है, दूसरे स्थान से अलकनंदा आती है, और यहाँ से इस स्थान से गंगा नदी जो है वो गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। यानी उससे ऊपर यहाँ पर अलकनंदा नाम है और एक नदी का नाम है भागीरथी जो गौमुख से आती है। इसी पर भारत का सबसे ऊंचा 261 मीटर ऊंचा टेहरी डैम बना हुआ है। उसके बाद रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग, ये 4 अलग अलग प्रयाग हैं जहाँ पर अलग अलग नदियाँ अलकनंदा में आकर मिलती हैं। ठीक है, इनके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो वो भी मैं आपके साथ इसमें शेयर कर दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसको दे दूंगा, या आप मेरे चैनल पर उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कैलाश मानसरोवर से रिलेटेड। तो यहाँ से भी जो कैलाश पर्वत है ये ट्रांस हिमालय में है, यानी हिमालय के नॉर्थ में है। ठीक है, तिब्बत के रीजन में। और यहाँ से कैलाश मानसरोवर के पास से वेस्ट की ओर जो है इंडस रिवर का उद्गम होता है, साउथ वेस्ट की ओर सतलुज नदी का उद्गम होता है, और ईस्ट की ओर जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर, जिसको तिब्बत में टी साइलेंट है के नाम से जाना जाता है, जिसको इंडिया में एंट्री करने के बाद ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। तो ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर एक चीज़ सीख सकते हैं कि भारत में लीपू लेक दर्रा कहाँ पर है। इस टाइप्स के जीके के क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पेपरों में आते हैं। तो वो है उत्तराखंड में पिथौरागढ़ ज़िले से होते हुए आप लीपू लेक दर्रा पहुँच सकते हैं, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान आता है। इसी प्रकार दूसरा इम्पोर्टेंट दर्रा है भारत का, वो है नाथुला दर्रा, जो भारत के सिक्किम में है।
यहाँ से भी हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जा सकते हैं। तो ये हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है। ग्रेट निकोबार जो भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड हैं बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पर हैं। तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पर खबरें पढ़ सकते हैं। खासकर मैं आपको इसमें जो ज्योग्राफी की बात है वो बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक कोई प्रोजेक्ट है जिसमें कहता है कि यहाँ पर 160 किलोमीटर लंबाई में वर्षावन रेन फॉरेस्ट फैले हुए हैं, जिनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो ये हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर गैलाथिया खाड़ी, जो दुनिया में सबसे बड़े कछुए जाइंट लेदरबैक, तो ये आपके लिए जीके हो गया। ये इसका प्रजनन स्थल है अंडमान निकोबार आइलैंड। इसी प्रकार से निकोबार मेगापोड, ये एक प्रकार का दुर्लभ पक्षी है जो अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है, जो एक प्रकार का विशिष्ट जीव है जो वहाँ पर मिलता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस खबर के माध्यम से, हालांकि इस यहाँ पर खबर ये किसी और उद्देश्य से है, बट हम इसमें से अपने जोग्राफिकल पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से ये आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं। ये जो फूल है ना, ये आप देख रहे हैं, ये फूल है ट्यूलिप के फूल, जो अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है। और ट्यूलिप के फूलों के लिए दुनिया में नीदरलैंड, यूरोप का एक देश है नीदरलैंड, वो प्रसिद्ध है। लेकिन यदि आप यहाँ पर इस खबर से देखेंगे तो एक्चुअल में जो तुर्की देश है, जिसको आजकल तुर्की कहा जाता है, ये वहाँ का राष्ट्रीय फूल है जिसको ट्यूलिप कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड आप देखेंगे कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं एक्चुअल में ये तुर्की की पिक्चर है, जहाँ पर बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच में करमन प्रांत में ट्यूलिप गार्डन आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। अब ये तुर्की का राष्ट्रीय फूल है। और भले ही दुनिया, देखिए दुनिया में नीदरलैंड ट्यूलिप के लिए फेमस है, इसलिए यहाँ पर ये शब्द भी दिया गया है। तुर्की का ये मूल फूल है, यानी ट्यूलिप जो है वो मूल रूप से तुर्की देश का फूल है, जो तुर्की भाषा में तुलबत से बना है, जिसका मतलब होता है पगड़ी। यानी जब यहाँ पर ओटमन साम्राज्य या सुल्तान रहा तो ओटमन सुल्तानों की पगड़ी जैसा दिखने के कारण इस फूल को ट्यूलिप नाम, यानी शुरू में तुलबत नाम दिया गया और बाद में धीरे धीरे इसकी खेती ओटमन साम्राज्य के दौरान, सुल्तान सुलेमान के दौरान, उसके कार्यकाल के दौरान बढ़ी। तो उस काल को ट्यूलिप एरा भी कहते हैं। ठीक है। हालांकि 16वीं सदी के अंत में तुर्की से एक राजदूत इन फूलों को, ट्यूलिप को नीदरलैंड ले गए थे और वहाँ पर नीदरलैंड आज वर्ल्ड वाइड फेमस है ट्यूलिप की खेती के लिए। अब अगर भारत की बात करें तो इंडिया में ट्यूलिप जो गार्डन है वो हमें श्रीनगर में देखने को मिलता है। श्रीनगर में भी ट्यूलिप की खेती होती है, तो ये आप सीख सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपके लिए कविता है, इसको आप छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है फिश आइलैंड। अब देखिए इसको फिश आइलैंड क्यों कहते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि ये कहाँ पर है। अब ये टूरिज़्म से रिलेटेड आप ले सकते हैं कि टूरिस्ट, ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है टूरिज़्म, उसमें आप इसको शामिल कर सकते हैं। इसको कहते हैं फिश आइलैंड। ठीक है। इसमें आप फिश की तरह से अलग अलग वो देख सकते हैं। ठीक है। जैसे ये है आंध्र प्रदेश में, स्टार फिश की तरह से इसकी आकृति है, तो इसलिए इसको फिश आइलैंड कहा जाता है। और ये गोदावरी नदी की जो रिवर बेसिन है उसमें इस प्रकार का ये जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ है ये। ठीक है। और ये एक्चुअल में है आंध्र प्रदेश में, इसको पल्लम आइलैंड में है ये, अमरावती आंध्र प्रदेश के डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा ज़िले में स्थित है। ये फिश आइलैंड के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो ऐसे आप ये सीख सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये है, आप एक पिक्चर आपने बहुत बार देखी होगी, ये है एफिल टावर। ठीक है। अब ये जो टावर है इसके बारे में आप ये सीख सकते हैं कि एफिल जो टावर है ये फ्रांस की राजधानी में स्थित है। ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। टावर को गुस्ताव
एफिल ने बनाया था, इसलिए इसका नाम एफिल टावर है। 1889 में फ्रांसीसी क्रांति के 100 साल की एग्जीबिशन में स्थापना के लिए इसको बनाया गया था। और इस टावर की ऊंचाई है 330 मीटर, जो लोहे से बनी हुई है। और ये यहाँ पर सीन रिवर के किनारे पर बनी हुई है। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से सीख सकते हैं। नेक्स्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में बारिश, 10 दिन में आंधी बारिश के दौर, और ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगी गर्मी। तो ये भी आप इसमें वेदर से रिलेटेड बातें सीख सकते हैं कि इसमें वेदर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपके लिए दी गई हैं। तो ये हैं। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि हरियाणा में किस किस एरिया में बारिश होती है और कहाँ कहाँ पर बारिश हुई है। ठीक है, अब जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला, ये इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल पॉइंट है। गुलमर्ग और सोनमर्ग ये कश्मीर में हैं, जो फेमस टूरिस्ट स्टेशंस हैं। और ये जोजिला जो है, यहाँ पर टनल है जोजिला पास, जो श्रीनगर लेह हाईवे पर है। यहाँ पर अभी एक टनल बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये आप सीख सकते हैं। देन आप ये सीख सकते हैं कि फ्लैश फ्लड क्या होती है, ओलावृष्टि क्या होती है, भूस्खलन क्या होता है। ठीक है, ये आ गया फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड का मतलब होता है अचानक पहाड़ों पर जब तेज़ बारिश होती है तो पानी तेज़ी से नीचे की ओर भागता है, उसको फ्लैश फ्लड कहते हैं। ओलावृष्टि यानी हेल स्टोन होता है। और हेल स्टोन जो है वो मौसमी ऐसी कंडीशन होती हैं जब क्लाउड के नीचे और धरातल के बीच में तेज़ हवाएं चलती हैं, तो क्लाउड से आने वाली बूंदों को वापस तेज़ हवाएं जो है वो क्लाउड की ओर रिफ्लेक्ट कर देती हैं, और वे ओले भारी हो जाते हैं और फिर वो ज़मीन की ओर ओलों के रूप में गिरते हैं। भूस्खलन का मतलब होता है ज़मीन, पहाड़ पर ज़मीन का नीचे की ओर खिसकना, लैंडस्लाइड इसको कहते हैं। देन आप यहाँ से सीख सकते हैं कि भारत का जो राज्य है सिक्किम, ये जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी सीख सकते हैं कि भारत में कीटों की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ 5,941 सिक्किम में ही मिलती हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल और मेघालय का स्थान आता है। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा साल 2015 में महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना जिसने अपना राज्य कीट घोषित किया था। तो ये आपके लिए जीके का क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से, और उसका नाम क्या था, ब्लूम मॉर्मन, और यह देश की दूसरी सबसे बड़ी तितली है। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में कीटों की संख्या 66,741 प्रजातियाँ उनकी दर्ज की गई, जो दुनिया के कुल कीटों का 6.5% है। तो ये भी आपका जीके का क्वेश्चन भी है। 10th क्लास में सेकंड चैप्टर में भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार दुनिया में सबसे ज़्यादा कीटों की प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ब्राज़ील में, और वहाँ पर भी अमेजोन फॉरेस्ट में, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके लिए, ये रहा जीके का, कि भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब पारित हुआ था। तो ये हुआ था 1972 में। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित हुआ, तो ये हुआ था 2002 में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जीके के क्वेश्चन के रूप में इन क्वेश्चन को कलेक्ट कर सकते हैं। देन आप देख सकते हैं अटल टनल, ये कहाँ पर है, तो ये है मनाली से आगे रोहतांग पास के पास, वहाँ पर नॉर्थ। इसके 2 पोर्टल हैं, जो मनाली की ओर है उसका नाम है साउथ पोर्टल यानी द्वार, और नॉर्थ पोर्टल जो है, जैसे ही आप नॉर्थ पोर्टल पे पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो बागा रिवर है वो वहाँ पर बहती है। तो यहाँ पर आया है एवेलांच, इसको बोलते हैं हिमखंड खिसकना। अब जो एवेलांच है ये क्लास 9th में न्यू एनसीईआरटी बुक है, उसमें सोशल साइंस में ये आपका एक न्यू टॉपिक है। ठीक है, तो उसके उदाहरण के रूप में आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पहाड़ है, इस पर बहुत सारा स्नो कवर्ड है। तो यहाँ पर भी दूसरा पहाड़ है, और यहाँ से बहुत बड़ा एक बर्फ़ का स्लैब जो वो नीचे की ओर गिर गया है। इसको बोलते हैं, जब पहाड़ से बहुत सारी बर्फ़ नीचे की ओर गिर जाती है तो उसको कहते हैं एवेलांच। और ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो अटल टनल है ये बनाई गई है पीर पंजाल की पहाड़ियों में, पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में। तो ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ आपको दिखाते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुवाहाटी में बारिश के बाद एशिया में सर्वाधिक वर्षा का पूर्वानुमान। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट में। एवरेज रेनफॉल 250 से 400 सेंटीमीटर के आसपास रहती है, यहाँ पर 250 सेंटीमीटर प्लस होती है। और मौसिनराम मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश भारत में होती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पर खबरें कलेक्ट कर सकते हैं। इसको यदि आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे असम की राजधानी है, जो प्रशासनिक राजधानी तो है वहाँ की दिसपुर, लेकिन कार्यकारी के रूप में सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। ठीक, जो ब्रह्मपुत्र नदी के पास बसा हुआ है। ठीक, तो ये सब आप इससे ले सकते हैं। देन आता है हीट वेव नाइट्स। अब देखिए हीट वेव्स, आपने ये सुना होगा हीट वेव शब्द। हीट वेव्स का मतलब होता है दिन में बहुत अधिक लू चलना, लेकिन अब इसके साथ नाइट शब्द जोड़ा गया, तो ये क्या जोग्राफिकल टर्म होती है। देखिए हीट वेव का मतलब होता है चिलचिलाती धूप, और दोपहर में लू के साथ इसको जोड़ा जाता है। लेकिन अभी ये खतरनाक पैटर्न बन गया है पिछले कुछ वर्षों से कहिए या दिनों से कहिए, हीट नाइट्स, यानी मौसम वैज्ञानिक इसे ट्रॉपिकल नाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सूर्यास्त के बाद भी तापमान नहीं गिरना, यानी वातावरण काफ़ी अधिक गर्म रहना, जो एक ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान का रिप्रेजेंटेशन करता है, जिसके कारण से शरीर पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक जीवन पर बहुत गंभीर असर पड़ता है। अब हीट वेव्स या हीट वेव नाइट्स क्या होती हैं, तो हीट वेव नाइट्स वे रातें होती हैं जब तापमान रात भर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता है। इस अवधि में न तो शरीर को आराम मिलता है और न ही गर्मी का असर कम होता है। इस कारण से असहज परिस्थितियाँ, मौसमी दशाएं बन जाती हैं। अब ये नया पैटर्न जो है वो वैश्विक जलवायु में क्यों देखने को मिल रहा है, तो वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज है, उसका ये प्रमुख कारण हो सकता है, जिसके कारण से समुद्रों का एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिसके कारण भूमि और वायुमंडलीय तापमान सामान्य से ऊपर, एवरेज से ज़्यादा तापमान बना रहता है, जिसके कारण दिन में गर्मी सिर्फ बढ़ती ही नहीं है बल्कि वो रात में भी कम नहीं होती है। दक्षिण एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ट्रॉपिकल नाइट्स और भी अधिक बार रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो गंभीर ग्लोबल वार्मिंग की ओर इफ़ेक्ट कर रही है। हीट वेव्स का जो है शरीर के ऊपर काफ़ी अधिक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या यह सिर्फ मौसम रिकॉर्ड का एक नया नाम है? नहीं, ये रिकॉर्ड का नाम नहीं है बल्कि एक जलवायु आपदा का संकेत है, क्लाइमेटिक हैजार्ड्स का संकेत है। हीट वेव की परिभाषा में अब रात की उच्च तापमान की स्थितियाँ भी शामिल हो गई हैं, क्योंकि यह न केवल मौसम विभाग के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सार्वजनिक जो स्वास्थ्य संबंधी हमारी दशाएं हैं उसको भी ये इफेक्ट कर रहा है। इसके पीछे कारण क्या है या इससे हम कैसे निपट सकते हैं, तो हमें शहरों में ग्रीन स्पेस बढ़ाना होगा, यानी पेड़ पौधे लगाने होंगे, कूलिंग स्टेशन बनाने होंगे, ह्यूमन हेल्थ अलर्ट सिस्टम अपनाना होगा, और जलवायु परिवर्तन को जल्दी से जल्दी मतलब परिवर्तन को कंट्रोल कर पाएँ उसके लिए नीतियाँ अपनानी पड़ेंगी। तो ये आप यहाँ से सीख सकते हैं जोग्राफिकल बातें। इसी प्रकार से देखिए आपने सुना होगा कि भारत के अंदर ज़्यादातर जो ऑयल का उत्पादन है वो मुंबई हाई, महाराष्ट्र के पश्चिम में, गुजरात के कोस्ट पर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर होता है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि भारत में एक रिफाइनरी बनाई गई है जो है राजस्थान में। ठीक है, अब वहाँ पर पिछले कुछ सालों से हमें नया तेल फील्ड मिला है और उसके वहाँ पर एक नई रिफाइनरी बनाई जा रही है। ठीक है, हालांकि इसमें आप ये खबर तो देख सकते हैं कि वहाँ पर उसका उद्घाटन किया जाना था, लेकिन वो किसी कारण से उसमें कुछ हिस्से में आग लग गई थी, तो जिसको सस्पेंड कर दिया गया, यानी पोस्टपोन कर दिया गया। बट ये तो एक मसला है। हम मेन बात सीख सकते हैं कि भारत में जो नई तेल फील्ड हैं अब वो कहाँ पर हैं बनाए जा रहे हैं, तो वो राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है। हालांकि भारत अपनी ज़रूरत का 88% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ठीक, तो ये मंगला बाड़मेर में स्थित ये मंगला टर्मिनल से निकलने वाले कच्चे तेल से 15 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष रिफाइन यहाँ पर किया जा सकेगा।
तो ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो मंगला रिफाइनरी है इसका नाम, तो जिसको आप फ्यूचर में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ज़रूर देखेंगे। देन आता है सांभर झील। अब पहला तो यही क्वेश्चन है कि सांभर झील कहाँ है, जीके का क्वेश्चन है, तो ये है राजस्थान में, ठीक है। और इसमें नमक मिलता है। सांभर झील जयपुर के पास में है, राजस्थान में, जो सॉल्ट वाटर लेक के रूप में फेमस है और जिससे नमक बनाया जाता है। वाष्पीकरण हो जाता है पानी का और शेष बच जाता है सोडियम क्लोराइड यानी नमक, ठीक है। तो इसके बारे में, और ये एक प्रकार की भारत की रामसर साइट भी है, अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड भी है। ये भी आपके लिए जीके का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। और ये अनेक जो प्रवासी पक्षी हैं जो विंटर सीजन में भारत में आते हैं उनके लिए भी एक आश्रय स्थल है, ठीक। तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गए जीके के। नेक्स्ट आता है हीट डोम। अब देखिए आपके लिए ये एक नया शब्द होगा, हीट डोम क्या है, ठीक है। तो हीट डोम, जैसे आप देख रहे हैं कि भारत के ऊपर एक इस प्रकार का कवच बन गया है जो गर्मी को अपने अंदर ही ट्रैप करके रखता है। तो भारत के पिछले कुछ दिनों में कुछ राज्यों में 40 डिग्री से टेम्परेचर प्लस हो गया है। इसका मुख्य कारण है मौसमी बदलाव के साथ साथ हीट डोम, ठीक है। तो ये है, तो हीट डोम क्या होता है, तो इससे रिलेटेड देखिए यहाँ से एक एक करके इस पॉइंट को हम समझते हैं। ये एक प्रकार से क्या कहता है कि जब सतह गर्म हो जाती है तो हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। ये एक नेचुरल घटना होती है। गर्म होगी हवा तो ऊपर उठेगी, फिर उसके बाद ऊपरी उच्च दबाव क्षेत्र में उतरती हुई हवाएं घड़ी की दिशा में घूमती हैं। फिर क्या होता है कि वे गर्म हवाओं को ज़मीन की तरफ धकेल देती हैं, यानी हवाएं ऊपर गई गर्म, लेकिन ऊपर से हाई प्रेशर था वो वापस हवाओं को नीचे की ओर धकेल देता है। तो ये बीच में एक प्रकार का छतरी की तरह से एक दबाव क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। और जैसे ही हवा नीचे की ओर बैठती है तो वो कंप्रेस्ड होती है और कंप्रेस्ड होकर मिट्टी पौधे गर्म हो जाते हैं और वह अपनी नमी को खोने लगते हैं। इसके कारण से मानसून की नमी और बादलों की पश्चिम तट की ओर ये धकेल देती है और उच्च दबाव वाले ऊपरी सतह की हवाएं हीट डोम के चारों ओर बादलों को मोड़ देती हैं। तो इसके कारण से क्या होता है कि नीचे सरफेस पर लू की कंडीशन ज़बरदस्त बन जाती है, यानी ये सारा वातावरण गर्म हो जाता है। जैसा कि इस टाइम उत्तर भारत और दक्षिण या मध्य भारत में ऐसा बना हुआ है। आखिर होता क्या है ये हीट डोम, तो कह रहा है कि ये वायुमंडल में उच्च वायु दाब हाई प्रेशर का एक बेल्ट होता है, एक प्रकार का ढक्कन हो गया जो गर्म हवाओं को ज़मीन के पास ही ट्रैप करके रखता है, यानी उसको अधिक ऊंचाई तक नहीं जाने देता। अगर वे हवाएं अधिक ऊंचाई तक चली जाएं तो वो अपने साथ लाई गई गर्मी को रिलैक्स कर देती हैं, छोड़ देती हैं। इससे हवाएं ऊपर नहीं जा पाती और वो लगातार दबाव बने रहने के कारण अत्यधिक गर्म हो जाती हैं, जिसके कारण से भीषण गर्मी का दौर शुरू होता है। इसको कहते हैं हीट डोम, ठीक है। और ये बादलों को आने से भी रोक देता है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन यानी विपरीत चक्रवातीय परिस्थितियां बन जाती जो हवाओं को नीचे की ओर धकेल देता है, यानी हवाएं वापस सरफेस की ओर आती हैं। जबकि क्लाउड बनने के लिए हवाओं का नमी के साथ ऊपर की ओर आना जरूरी है ताकि क्लाउड फॉर्मेशन हो, लेकिन हीट डोम में ऐसा नहीं होता। तो इसके कारण से वापस धरातल की ओर नमी जो हवाएं हैं वो आती हैं, जिसके कारण से नीचे लू की कंडीशन बन जाती है और टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस प्लस हो जाता है, जो एक असहनीय दशाएं होती हैं। इसी प्रकार से देखिए ये आप ये एक पिक्चर देख रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है, ये है चाय के बागान। ये आप लाइनिंग देख रहे होंगे, इनके बीच में होता है ये चाय को तोड़ने के लिए। चाय एक प्रकार की रोपण कृषि होती है जो एक बार खेत में बोने के बाद 50 to 60 ईयर तक खेती देती है। इससे पत्तियां मिलती हैं। पत्तियों का प्रयोग हम पेय पदार्थ के रूप में, बेवरेज के रूप में करते हैं। और ये तस्वीर है केरलम के मुन्नार डिस्ट्रिक्ट की, या केरल के इडुक्की ज़िले में मुन्नार में, ठीक है। जिसको इन चाय के बागानों को प्रकृति का फिंगरप्रिंट आप कह सकते हैं।
और दक्षिण भारत का इस मुन्नार क्षेत्र को टी कैपिटल भी कहते हैं, जो आपके लिए अब एक जीके का क्वेश्चन हो गया। ठीक है। और ये कटिंग जो कंटूर कटिंग है, यानी ऊंचाई के साथ साथ इनकी जो तुड़ाई की जाती है, उसके कारण से इस प्रकार की आकृति यहाँ पर बनती है। ये समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ एक क्षेत्र है, जहाँ पर 1870 में चाय की खेती शुरू हुई थी। और यहाँ की ठंडी और नम वाली जलवायु चाय की पत्तियों की खास सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये आप यहाँ पर चाय के बारे में इस एरिया से सीख सकते हैं। ये तो आप एरियल व्यू देख रहे हैं इसका, ये है एक्चुअल में ऊंचाई की ओर पे, यानी पहाड़ पर जो टेरेस या कंटूर फार्मिंग है, जिसमें चाय की खेती की गई है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो आप सीख सकते हैं, वो है ये आपका बकिंघम नहर भारत के काकीनाडा और ये विश्व में होनी चाहिए विल्लुपुरम के बीच में। ठीक है। बकिंघम नहर है भारत के काकीनाडा और विल्लुपुरम के बीच। ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं जो कहता है कि ऐतिहासिक स्थल जो ब्रिटिश काल के बाद देश का पहला आईआईटी खड़गपुर, ये होगा खड़गपुर, हाँ खड़गपुर में है ये, हिजली जेल खड़गपुर। ठीक है। जो आईआईटी बना दिया गया बाद में, हालांकि पहले ये ब्रिटिश काल में एक जेल होती थी। ठीक है। अब ये एजुकेशन का एक प्रसिद्ध सेंटर है। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ से आप 2-3 बातें सीख सकते हैं। नंबर 1, उज्बेकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है, वो है ताशकंद। ठीक है, ताशकंद है। इसी प्रकार भारत की एक इम्पोर्टेंट खबर आपके लिए ये है, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ ज़िले में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां और उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है। रामसर साइट एक प्रकार के वेटलैंड होते हैं। वेटलैंड मतलब जहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है, नम क्षेत्र जिनको कहा जाता है। ये रामसर जो है वो ईरान में है, एक स्थान शहर है, वहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी, तो इसलिए इस प्रकार के स्थानों को रामसर साइट कहा जाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन है। भारत का 99वां रामसर साइट कौन सा है, शेखा झील पक्षी अभयारण्य। ठीक है। तो ये आप यहाँ पर इससे ले सकते हैं। ठीक है। देन आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, भारत में मौसम से संबंधित एक क्वेश्चन ये हो जाएगा कि आईएमडी की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक। तो इससे आप कुछ और, आईओडी की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन ओशन डाइपोल। ये मानसून से रिलेटेड हिस्सा होता है, ये आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है। और एक आप यहाँ से देख सकते हैं कि पिछले 38 सालों में 1988 से 2025 के बीच आईएमडी ने मानसून की जो भविष्यवाणियाँ की, 20 बार वो सही साबित हुई, लेकिन 18 बार गलत भी हुई हैं। लेकिन विंटर में जब डब्ल्यूडी की घोषणा यही आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग करता है, तो उसकी जो प्रतिशत दर है वो बहुत अधिक है। ठीक है। तो ये आप इसमें वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अल नीनो, अभी आगे भी आएगा ये टॉपिक, उसके बारे में वहाँ पर बताते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है। अब अल नीनो का असर क्या है, अल नीनो 16 साल में 8 बार ही कम बारिश या सूखे के हालात बने। अल नीनो वास्तव में एक मौसमी दशा है जो दक्षिण प्रशांत महासागर से रिलेटेड है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, इसके दक्षिणी भाग में हाई प्रेशर हो और भारत में लो प्रेशर हो, तो मानसून जो है भारत में काफ़ी एक्टिव रहता है। लेकिन अल नीनो की स्थिति में क्या होता है कि अल नीनो में साउथ हेमिस्फीयर में दक्षिणी प्रशांत महासागर में चिली के पास, जिसको हम बोल्ट की करंट कहते हैं, उसके कारण से वहाँ पर हर 2-4 सालों में, यानी चौथे 5वें साल में दशाएं बिल्कुल पलट जाती हैं और वो जलधारा गर्म जलधारा में बदल जाती है। तो वहाँ पर भी लो प्रेशर हो जाता है और भारत में भी लो प्रेशर हो जाता है। तो लो प्रेशर होने के कारण मानसून हवाएं विफल होने के चांस होते हैं या विफल हो जाती हैं। तो ये आप सीख सकते हैं।
इसी प्रकार से ये आप देखिए, ये एक प्रकार के ये लाओस की पिक्चर है, प्लेन ऑफ जार्स। तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर है, जिसको हजारों पत्थर के जार या मटके के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ से भी आप सीख सकते हैं, कुछ जीके के क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल ही क्यों होते हैं हमारे प्लेनेट। ज़्यादातर आप स्पेस में देखेंगे कि सारे के सारे प्लेनेट गोल हैं, वे क्यूब, ये पिरामिड या अन्य आकार के क्यों नहीं है। तो इसके पीछे आपका एक ही जवाब होगा, गुरुत्वाकर्षण। यानी ब्रह्मांड में हर वस्तु की रचना या संरचना जब भी हुई है, जो हमारे ये प्लेनेट होते हैं, एस्ट्रॉयड होते हैं, या कोई भी जो सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इनकी आकृति गोलाकार होती है। तो ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत उभार हो सकता है, जैसे हमारी अर्थ भी जो है वो पोल की ओर से थोड़ी चपटी है, लेकिन इक्वेटर की ओर से वो उभरी हुई है। इक्वेटोरियल बल्ज या भूमध्य रेखीय उभार इसको कहा जाता है। इसके पीछे होता है कि जब ये वस्तुएं तेज़ी से घूमती हैं तो बाहर के हिस्से को ये ज़्यादा तेज़ी से चलना पड़ता है, जिसके कारण से इस प्रकार की जो फीचर्स है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। अब एक पिक्चर आप यहाँ से देखिए, ये एक प्रकार की क्या है, ये एक वोल्केनिक वो है, यहाँ अभी कभी वोल्केनिक एरप्शन होता था। अब ये वोल्केनिक का जो है वो क्रेटर है। अब ये 1986 की बात है, अफ्रीका में है ये स्थान, जहाँ पर झील में रातों रात जो है 1700 ग्रामीण 3500 मवेशियों की जान ले ली थी। हुआ क्या था कि जो ये बारिश के कारण झील में पानी, इसमें वोल्केनिक, जब वोल्केनिक इरप्शन बंद हो जाता है तो बारिश होती है, तो ये बहुत बड़े क्रेटर में पानी भर जाता है। धीरे धीरे गैस इसके नीचे रिलीज होती रहती है और पानी उनको ऊपर से कवर करके रखता है। इसमें बहुत सारी 1 लाख टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये छोड़ती रहती है, और 16 मील के दायरे में ये फैली हुई थी, जिसके ये गैस फैल गई थी। यानी ये गैस अचानक से इसमें से एक बबल बना और फूटकर वो गैस बाहर निकली, और वो आसपास के पूरे बड़े एरिया में फैल गई थी 16 मील के दायरे में, जिस कारण से वहाँ पर जितने भी जो भी जीव जंतु थे, सब का दम घुटने के कारण डेथ हो गई थी। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर फिर लू से रिलेटेड आ गया कि लू का असर क्या है। तो ये आप खबर यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि मार्च से मई के बीच में 2015 से 2026 के दौरान कितने दिन ऐसे रहे जिसमें लू चली, भीषण लू चली, रातें गर्म रही या भीषण रातें गर्म रही। तो वो आप यहाँ पर जोग्राफिकल डाटा ले सकते हैं। और इसका भाखड़ा डैम का पानी जो है वो कितने, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, ये अधिक जो गर्म होता है उसका। तो डैम में जो जल स्तर है वो गर्मी में 1601 फीट से घटकर 1595 हो गया। 2024 में इसका स्तर 1570 तक आ गया था। 2025 में 1557 आ गया था। और ये भाखड़ा डैम है कहाँ पर, ये है हिमाचल प्रदेश में। इसी प्रकार से पौंग डैम, ये भी हिमाचल प्रदेश में, पंजाब से नॉर्थ की ओर जब हम जाते हैं। ठीक, तो ये आप इसमें यहाँ से सीख सकते हैं। फिर यहाँ पर है सूर्य से आने वाली यूवी किरणें, जिनको ओजोन लेयर हमें बचाती है, उसके बारे में आप यहाँ से सीख सकते हैं। देन झीलों का शहर किसको कहते हैं, तो भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। भोपाल में ग्रीन बेल्ट से 1% ज़्यादा वेटलैंड यानी रामसर साइट्स या कहिए या जल क्षेत्र हैं, वेटलैंड्स हैं। ठीक, देन आता है यहाँ पर आपका एवरेस्ट। एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848.86 मीटर। ठीक है, पुरानी बुकों में आप 8848 मीटर देखेंगे, आजकल जो नई बुक है उसमें 8849 मीटर भी लिख के आप इसको पढ़ेंगे। अब ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारे जो हिमालय है वो लगातार ऊंचाई इसकी हाइट बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो लगातार 5 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से लगातार नॉर्थ की ओर खिसक रही है। इसको सागर माथा भी कहा जाता है।
ठीक है। नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं, तिब्बती भाषा में इसको, देखिए ये आ गया सागर माथा, ठीक है, सगर लग गया, यहाँ पर आ की मात्रा हो रहेगी। और इसको चोमुलुंगा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए जीके के क्वेश्चन है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक खबर है जिसमें आप देखेंगे कि हरियाणा में 20 सालों में खेती की 1.80 लाख हेक्टेयर ज़मीन घट गई, कम हो गई, यानी उस पर कोई ना कोई और दूसरी गांव बस गए, शहर बस गए, या कॉलोनियाँ काट दी गई। जैसे देखो ये रहा रियल, इसका बड़ा कारण क्या है, ये अब आपके ज्योग्राफी के किस क्लास से रिलेटेड है, 12th क्लास में लैंड यूज से रिलेटेड है, लैंड यूज टॉपिक, ठीक है, उससे रिलेटेड है कि हमारी लैंड का यूज कम कैसे हो रहा है, कैसे बदल रहा है वो। तो रियल इस्टेट यानी इस पर कॉलोनियाँ या शहर बसा दिए गए हैं, इसमें उद्योग लगाए गए हैं, तो इस कारण से ये ज़मीन जो है कम हो रही है। 2001 में हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी, 2.11 करोड़, जिसमें शहरी आबादी 29% थी। 2011 में भारत की हरियाणा की जनसंख्या कितनी होगी, 2,53,00,000, और शहरी आबादी कितनी होगी, 34.9%, ठीक है। और अब जब 2026-27 में सेंसस हो रहा है, जो भारत का पहला डिजिटल सेंसस है, तो जब इसके आंकड़े आएंगे 31 मार्च 2027 को, तो आप देखेंगे ये आंकड़े और ऊपर जाएंगे। इस प्रकार से आप इसमें कई सारे टॉपिक, सेंसस से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड, इसके अलावा लैंड यूज से रिलेटेड, उसमें आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार से रात में भी भीषण तपिश, जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको एक खबर कवर कराई थी, जिसको कहते हैं हीट वेव्स नाइट, उसके बारे में, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से भी उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कि किस प्रकार से टेम्परेचर प्लस होते ही जो बिजली की पावर है उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, तो इसके बारे में आप ये सकते हैं। नेक्स्ट, कमल का कटोरा किसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं कंबोडिया को, और ये कंबोडिया की अर्थव्यवस्था का मुख्य एक आकर्षण भी है, जिसको हम कहते हैं फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड भी। देन आता दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी वोल्केनो कौन सा है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं चिली में है ये, ओजोस डेल साल्डो ज्वालामुखी, ठीक है, ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ये। एंडीज पर्वतमाला का ये हिस्सा है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 6,893 मीटर है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ज्योग्राफी का ले सकते हैं। देन आ गया लद्दाख। अब लद्दाख जो भारत की एक यूटी है, जहाँ पर मुख्य आकर्षण है टूरिस्ट अट्रैक्शन पेंगोंग झील, नुब्रा घाटी, ठीक है, ये नुब्रा घाटी है, और ये आप पेंगोंग झील देख सकते हैं, जो भारत और तिब्बत दोनों में फैली हुई है, यानी चाइना की ओर फैली हुई है, ठीक। तो इससे रिलेटेड आप ये खबरें यहाँ से कवर कर सकते हैं, जिसको लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं, जहाँ पर 2 कुब वाले ऊँट, बैक्टीरियल ऊँट इनको कहा जाता है, कैमल, बैक्टीरियल कैमल कहते हैं, डबल हम्प वाले ऊँट यहाँ पर मिलते हैं। यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड खारदुंगा पास वो भी है, जो हालांकि अब तीसरे स्थान पर आ गई है। इससे ऊंची 2 सड़कें और बन गई हैं, एक का नाम है मिगला पास, और एक और थी, वो मेरे को इस टाइम ध्यान नहीं आ रही, मैंने उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना रखी, शॉर्ट में होगी, तो याद आएगी तो मैं बताता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर है सुपर एल नीनो क्या है, तो देखिए सुपर एल नीनो देखते हैं। प्रशांत महासागर में 2 घटनाएं होती है, एक का नाम होता है अल नीनो, दूसरी का नाम होता है ला नीनो। अब दरअसल क्या होता है, समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं एल नीनो। अब ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होगा, वहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, और इंडिया में भी लो प्रेशर है, तो हवाएं नहीं आएंगी, मानसून फ्लॉप होगा। इसके विपरीत जब वहाँ पर टेम्परेचर सामान्य होता है तो वहाँ पर ठंडा रहेगा, तो हाई प्रेशर बनेगा, और इंडिया में लो प्रेशर होगा, तो वहाँ से हवाएं बहुत अच्छी आएंगी, तो मानसून बहुत ताकतवर रहेगा। लेकिन जब एल नीनो आता है और समुद्र का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो ज़रूरत से ज़्यादा यानी नॉर्मल से भी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इस दशा को कहते हैं सुपर एल नीनो। इसके कारण से क्या होता है, भारत के मौसम सिस्टम पर इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है।
ठीक है। तो बाकी की डिटेल मैंने आपको पहले भी बताई है, तो उसके बारे में आप ये ले सकते हैं। मैंने एल नीनो के ऊपर पहले भी कई सारी वीडियो कवर की हैं, उनका लिंक भी मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सुपर एल नीनो में क्या होता है कि ये हर साल आता है क्या? नहीं, ये 2 से 7 साल में कभी कभार ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन जब भी होती हैं तो मानसून भारत में और विश्व भर में जो गर्मी है वो पैटर्न इसमें बढ़ जाता है। एल नीनो एक्चुअली में दक्षिण अमेरिका के तट पर मछुआरों ने रखा था। ये नाम स्पेनिश भाषा में इसका मतलब होता है द लिटिल बॉय, और ला नीनो का मतलब होता है लिटिल गर्ल। सुपर एल नीनो नई घटना नहीं है, ये विश्व में पहले भी हो चुकी है। 1972-73 में, 82-83 में, 1997-98 में, 2015-16 में भी सुपर एल नीनो आ चुके हैं, जिसमें 1997-98 में समुद्र का तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था, जिसके कारण से भारत में बारिश कमज़ोर हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी लो प्रेशर बन गया, इंडिया में भी लो प्रेशर बन गया, तो हवाएं लो से लो की ओर नहीं चलती हैं। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलती हैं, और इनका संबंध होता है सीधा सीधा तापमान के साथ। जब तापमान ज़्यादा होता है, गर्म होकर हवाएं ऊपर उठती हैं तो लो प्रेशर बनता है, और जब तापमान कम होता है तो वायु गर्म हो नहीं होती और ठंडी रहती है, और वहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। तो ये थे आपके लिए कुछ क्वेश्चन जो हमने ज्योग्राफी के और जीके के कवर किए। अब जो लगातार हमारे साथ बने रहे तो आपने सीखने का इसमें अवसर मिला होगा, ठीक है। तो आप इसी प्रकार के ज्योग्राफिकल टॉपिक्स को सीख सकते हैं। कोई आपका क्वेश्चन है तो हमें लिख सकते हैं, मैं हर संभव आपकी मदद करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।